एवरीवन, मैं हूं ममता और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल लीगल अवेयरनेस की संविधान सीरीज के फ्रेश एपिसोड में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे पिछले संविधान के सारे एपिसोड को इतना प्यार देने के लिए, इतना लाइक करने के लिए। और हाँ, अभी भी बहुत सारे लोग देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे कि मैं आपको और अच्छे से अच्छा कंटेंट दे सकूं। आज के एपिसोड में हम शुरू करेंगे जो हमारे संविधान का बहुत ही खूबसूरत पार्ट है और सबसे अच्छा पार्ट है, और जो मुझे भी सबसे पसंद है वो है फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार का जो ये एपिसोड मैं आज से शुरू करने जा रही हूँ, ये भी मैं इसको कई वीडियोस में बताऊंगी आपको। तो आज का जो एपिसोड होगा ये थोड़ा इसकी हिस्ट्री और ये मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं, हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। तो शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। अब सबसे पहले जानेंगे कि मौलिक अधिकार क्या है, यानी फंडामेंटल राइट्स क्या है। तो ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये हमारे जो संविधान के तीसरे भाग में वर्णित हैं और जो भारत के नागरिकों को दिए गए हैं और जो किसी भी प्रकार की सामान्य स्थिति में सरकार द्वारा कम या छीने नहीं जा सकते हैं। फंडामेंटल राइट्स हैं, इनकी जो प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी है वो सीधे सुप्रीम कोर्ट की है। ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये सभी नागरिकों को स्वतंत्रता प्रदान करते हैं, जैसे कि भारत में रहने वाले सभी लोग भारतीय नागरिक के रूप में शांति के साथ समान रूप से जीवन यापन कर सकते हैं। ये बात समझने वाली होगी कि भारत में रहने वाले सभी लोग भारत के नागरिकों के साथ समान रूप से शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तो ये सब हमको मिलता है कहाँ से? फंडामेंटल राइट्स से। तो अब हम इसकी थोड़ा समझते हैं हिस्ट्री को और फंडामेंटल राइट्स को। तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन में भाग 3 में आर्टिकल 12 से लेके 35 तक में फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया है। बहुत विस्तार से इसकी चर्चा करी गई है। तो इस तरीके का अगर क्वेश्चन भी आता है कि फंडामेंटल राइट्स का वर्णन भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है और कौन से अनुच्छेद में, तो इसका जवाब है कि फंडामेंटल राइट्स के बारे में संविधान के भाग 3 और अनुच्छेद 12 से लेके अनुच्छेद 35 तक के बीच में इनके बारे में बहुत विस्तार से बताया गया है। और अब हम कुछ जानेंगे, कुछ इंटरेस्टिंग बातें संविधान के बारे में। जो फंडामेंटल राइट्स है उसके बारे में हम कुछ इंटरेस्टिंग बातें जानेंगे कि जितना व्यापक रूप से फंडामेंटल राइट्स के बारे में भारतीय संविधान में लिखा गया है उतना दुनिया की किसी भी संविधान में नहीं लिखा गया है। तो ये जो मूल अधिकार हैं, इनके जो क्लॉजेज हैं, इनके जो बारे में जो बताया गया है वो सब एकदम प्रोग्रेसिव है और एकदम आधुनिक भारत की परिस्थितियों के एकदम अनुकूल ही है। यानी कि अभी तक ये किसी भी परिस्थितियों में ये अनुकूल ही है और इनका दायरा बढ़ भी रहा है। आप सबको पता ही होगा कि अब सभी आधुनिक संविधान में, जिनके भी संविधान है, सारे देश के संविधान में मूल अधिकार के बारे में जरूर लिखा गया है। और जो हमारा पार्ट 3 है यानी भाग 3 है उसको मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। अब ये दूसरा क्वेश्चन आता है कि संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं, तो ये भाग 3 है जहां पे हम फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया गया है वो ही मैग्ना कार्टा है। अब समझते हैं मैग्ना कार्टा क्या है। मैग्ना कार्टा एक प्रकार का अधिकार प्रपत्र है और इस अधिकार प्रपत्र द्वारा ही अंग्रेजों ने सन 1215 में इंग्लैंड के सम्राट जॉन से नागरिकों के लिए मूल अधिकारों की मांग करी थी। और ये जो मैग्ना कार्टा है ये मूल अधिकारों से संबंधित एक पहला लिखित दस्तावेज है जो मौलिक अधिकारों की बात करता है। और इसी मैग्ना कार्टा को ही फंडामेंटल राइट्स या मूल अधिकार का जन्मदाता कहा जाता है। इसके बाद सम्राट ने समय समय पर कई प्रकार के अनेक अधिकार लोगों के लिए सुनिश्चित किए। अब बढ़ते हैं आगे। 1689 में एक बिल ऑफ राइट्स नाम का दस्तावेज लिखा गया और इस बिल ऑफ राइट्स में जनता को दिए जाने वाले सभी प्रकार के अधिकार और स्वतंत्रताओं को शामिल किया गया। और फ्रांस में 1789 में सबसे पहले अपने नागरिकों के लिए मूल अधिकारों का एक अलग से प्रपत्र तैयार किया गया जिसे मानव एवं नागरिक घोषणा पत्र के नाम से जाना जाता है। और ये जो दस्तावेज है ये बहुत लंबे और कठिन संघर्ष का ही परिणाम था। तो जब भारत में भी संविधान सभा संविधान बनाने की बैठक कर रही थी और उसकी रचना की जा रही थी, तो भारत के पास ये ऐतिहासिक पृष्ठभूमि थी। और ये जानना जरूरी है कि भारत सालों से गुलामी कर रहा था
और जैसा कि बताया कि इस तरह की बातें उठने लगी कि यदि भारत गुलाम भी है तब भी नागरिकों के कुछ अधिकार सुनिश्चित होने चाहिए। अंग्रेजों द्वारा जिस प्रकार जेल में भारतीय कैदियों को जिस प्रकार की यातनाएं दी जाती थी, जिस प्रकार से भारतीयों के साथ व्यवहार किया जाता था, तो समय समय पर उस समय के जो राजनेता थे बड़े बड़े, उन लोगों के द्वारा और लोगों के द्वारा ये बात उठती रही कि नागरिकों के पास कुछ ना कुछ उनके अपने मौलिक अधिकार होने चाहिए, जिसको किसी भी तरीके से उल्लंघन नहीं होना चाहिए। और ये भी बता दें, भारत का संविधान है, उसमें मौलिक अधिकार की कोई परिभाषा नहीं दी गई है। और जब संविधान की प्रथा प्रारंभ नहीं हुई थी, तो ये जो मौलिक अधिकार हैं, इनको प्राकृतिक अधिकार या अहस्तांतरणीय अधिकार कहा जाता था, जिससे कि जो शासक के ऊपर अंकुश लगने का काम किया जाता था। तो अब हम समझेंगे कुछ इसकी और खास खास बातें। तो वे सभी अधिकार जो किसी देश में रहने वाले किसी नागरिक के लिए एक जरूरी समझे जाते हैं, उन्हें हम मौलिक अधिकार कहते हैं। अब हम इसको उदाहरण के लिए समझ सकते हैं कि यदि कोई व्यक्ति है, उसको ना कहीं बाहर जाने दिया जा रहा है, ना उसको खाने को दिया जा रहा है, ना पीने को दिया जा रहा है, ना वो अपने मन का बोल सकता है, तो उसकी जिंदगी कैसी होगी? उसकी जिंदगी एक जेल के समान होगी। जेल में क्या होता है, आपके 90% मौलिक अधिकार आपके नहीं होते। आप कहीं जा नहीं सकते, कहीं घूम नहीं सकते हैं, उस तरीके से लोगों से मिलजुल नहीं सकते हैं। तो क्या वो जिंदगी अगर हमको मिलती है तो वो जिंदगी कैसी होगी? इसलिए ये कुछ चीजें जो एक देश में रहने वाले किसी व्यक्ति के लिए, किसी नागरिक के लिए जरूरी है, वो सभी मौलिक अधिकार कही जाती है। और मौलिक अधिकार उन अधिकारों को कहा जाता है जो किसी देश का नागरिक होने के नाते उसको प्राप्त होते हैं और जिसमें राज्य किसी भी तरीके से उस पर हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, और राज्य की जिम्मेदारी है कि मौलिक अधिकारों को संरक्षित करे। और यदि ऐसा नहीं हो पाता है तो इसकी जो रोकथाम है वो सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के पास है, जो एक तरीके से मौलिक अधिकारों का सुरक्षा प्रहरी है। और ये मौलिक अधिकार है, ये किसी भी व्यक्ति के पूर्ण व्यक्तित्व विकास के लिए बहुत ही आवश्यक है। और इन मौलिक अधिकारों के बिना मनुष्य अपना जीवन व्यतीत नहीं कर सकता है। अब इन अधिकारों को मौलिक अधिकार क्यों कहा गया है? तो इन अधिकारों को मौलिक अधिकार इसलिए कहा गया है क्योंकि इनको कॉन्स्टिट्यूशन में जगह दी गई है और संविधान में संशोधन की प्रक्रिया के अतिरिक्त इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी संशोधन नहीं किया जा सकता है, जिसके बारे में हम आगे भी चर्चा करेंगे। और ये जो मौलिक अधिकार हैं, ये एकदम न्याय योग्य अधिकार हैं तथा समाज में प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से प्राप्त होते हैं। अब न्याय योग्य अधिकार का मतलब क्या है? तो न्याय योग्य अधिकार का मतलब ये है, यदि आपके किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है, यानी कि वायलेशन होता है, तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जाके अपने लिए आप रेमेडी मांग सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट इसको मना नहीं कर सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। अब जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि मौलिक अधिकार आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक के में इनका वर्णन बहुत विस्तार से किया गया है। और ये जो पूरा जो मौलिक अधिकार है, ये हमने कहाँ से लिया है? ये हमने संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए के संविधान से लिया है। तो आपका एक ये भी क्वेश्चन आता है कि मौलिक अधिकार हमने कहाँ से लिए हैं? तो ये हमने लिए हैं यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से। अब मौलिक अधिकार कितने हैं? तो जो 44th अमेंडमेंट था, 44th अमेंडमेंट से पहले हर भारतीय नागरिक के पास 7 मौलिक अधिकार थे, यानी 7 फंडामेंटल राइट्स थे। लेकिन जो 44th अमेंडमेंट हुआ है उसके बाद हम सभी के पास 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। अब एक और सवाल हमारे दिमाग में आता है कि मौलिक अधिकार और कानूनी अधिकार, इन दोनों तरीके के अधिकार में क्या अंतर है? अब हम समझेंगे जो साधारण हमारे कानूनी अधिकार हैं उनको राज्य द्वारा लागू किया जाता है और राज्य द्वारा ही उनकी रक्षा करी जाती है, जबकि जो मौलिक अधिकार हैं वो देश के संविधान द्वारा लागू किए गए हैं और संविधान द्वारा ही लिखित उपायों से उनकी रक्षा की जाती है। और जो साधारण कानूनी अधिकार हैं उनमें विधानमंडल द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन अगर जो मौलिक अधिकार में परिवर्तन करना है तो उसके लिए हमें संविधान में परिवर्तन करना आवश्यक है, संशोधन करना आवश्यक है। तो अब हम जानेंगे वन बाय वन हमारे कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं। तो जो सबसे पहला हमारा अधिकार है राइट टू इक्वालिटी, यानी समानता का अधिकार, जो कि आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 तक में विभिन्न प्रकार की समानताओं के बारे में बताया गया है। और आप मेरे वीडियो को इन सभी संविधान सीरीज को देखते रहिएगा, क्योंकि मैं इन सभी का एक एक अलग वीडियो आपको जरूर बताऊंगी। अभी ये क्योंकि
इस वीडियो में मैं पूरे मौलिक अधिकार क्या हैं और कितने हैं मैं इसके बारे में बता रही हूँ, लेकिन जो अपने मेरे अगले वीडियोस होंगे उसमें मैं एक एक मौलिक अधिकार के एक एक आर्टिकल को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। जो हमारा दूसरा मौलिक अधिकार है वो है स्वतंत्रता का अधिकार, यानी राइट टू फ्रीडम, जो कि आर्टिकल 19 से लेके आर्टिकल 22 तक की में बताया गया है कि किस किस तरीके की स्वतंत्रता भारत में रहने वाले लोगों और नागरिकों को प्राप्त है। जो तीसरा अधिकार है वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 में इसके बारे में बताया गया है। और जो चौथा हमारा फंडामेंटल राइट्स है वो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यानी राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जिसके बारे में आर्टिकल 25 से लेके आर्टिकल 28 तक में बताया गया है। और उसके बाद जो हमारा अधिकार है वह है सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार, यानी कि कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, जिसके बारे में संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 में बताया गया है। फिर था जो मैंने अभी बताया कि संपत्ति का अधिकार, यानी कि राइट टू प्रॉपर्टी, जो कि संविधान के अनुच्छेद 31 में लिखा गया था। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि 44th अमेंडमेंट में राइट टू प्रॉपर्टी को एक फंडामेंटल राइट्स से हटा के उसको एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है, जो कि संविधान के 12वें भाग के आर्टिकल 300A के तहत इसे एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। यानी कि अब जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो फंडामेंटल राइट नहीं है। अब आप सोचेंगे 31 पे क्या लिखा है, तो जब भी कोई चीज हटा दी जाती है तो 31 अभी वहां पे कुछ भी नहीं लिखा है। वहां पे लिखा हुआ है कि इसको इस अमेंडमेंट के तहत इसको राइट टू प्रॉपर्टी को एक फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया है। और जो हमारा 7वां फंडामेंटल राइट्स है, यानी कि छठा फंडामेंटल राइट्स है, वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। और जैसा कि मैं बता ही चुकी हूं, जो हमारा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है इसको आर्टिकल 32 में लिखा गया है। और जो ये आर्टिकल है इसको जो बाबा साहब ने इसको संविधान की आत्मा कहा है। ये जो आर्टिकल 32 है इसका काम है कि ये सारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करे, यानी अगर किसी भी फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो हम आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट इसकी सुनवाई करेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ही फंडामेंटल राइट्स का रक्षक है। तो अब हम अपने अगले वीडियो में चर्चा करेंगे इन सभी आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक की, 1 बाय 1 हम लोग इसकी चर्चा करेंगे कि हर आर्टिकल क्या कहता है, क्यों वो भाग 3 में है और किस मौलिक अधिकार का सही मतलब क्या है। तो बने रहिए मेरे साथ और मेरे वीडियो को देखते रहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, फेसबुक पे साझा करिए और हाँ, सब्सक्राइब जरूर करिए। तब तक ये अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।